हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम इन्वायरमेंटल साइंस के लिए कंप्लीट रिवीजन लेके आए हैं और आराम से शांति से चित्त को रिलैक्स करके कंप्लीट रिवीजन करेंगे और हर एक यूनिट को छू के निकलेंगे अच्छे से, जहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आराम से अपना पेपर दें, चित्त को रिलैक्स करके, किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें पेपर देते टाइम। ठीक है, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट सबको। बहुत शांति से सारी चीज़ों को सुनना है और अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करना है। हमारी एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि SWMG अपनी प्ले स्टोर में एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसमें हम पेपर 1 कंप्लीट पढ़ते हैं और इन्वायरमेंटल साइंस भी कंप्लीट पढ़ते हैं। तो आप अगर विलिंग हो तो ज्वाइन कर लेना। अभी पेपर पे फोकस करते हैं। चलो, हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स से। और स्टैटिस्टिक्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला कि मोड के इक्वल क्या होता है। मोड इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डायरेक्ट आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये एक सिमेट्रिक पोजीशन है ना, जिसमें मीन, मीडियन और मोड सब इक्वल होता है, वो सिमेट्रिक पोजीशन होता है। और पॉजिटिवली स्क्यूड क्या होता है और नेगेटिवली स्क्यूड क्या होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या होता है, देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में मीडियन बीच में है, याद रखना। लेकिन पॉजिटिव स्क्यूड में मीन है वो ग्रेटर होता है, याद रखना। और नेगेटिवली स्क्यूड में मोड है वो ग्रेटर होता है। ये भी आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आराम से ध्यान रखना है ये बात। और अगर कोरिलेशन के बारे में बात करें तो ये आपको कुछ बातें याद रखना है। क्या है कोरिलेशन, किस लिए यूज होता है? इज यूज टू रिड्यूस द रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ और प्रिडिक्शन। याद रखना, कोरिलेशन कब बनाया जाता है? कोरिलेशन यानी कि जो रिलेशन होता है, जो लीनियर रिलेशनशिप होता है, उसकी बात कर रहा है। ये किस लिए यूज होता है? इज यूज टू रिड्यूस द रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी। जो अनसर्टेनिटी है उसकी रेंज को रिड्यूस करने के लिए होता है, जो हमने प्रिडिक्ट किया है। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं कोरिलेशन की। इंडिपेंडेंट है किससे? चॉइस ऑफ ओरिजिन, स्केल एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट से, ये याद रखना। और जो आर की वैल्यू है, कोफिशिएंट की जो वैल्यू है, वो -1 से +1 के बीच रहती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये एक रिलेटिव मेजर ऑफ चेंज है, ये याद रखना है कोरिलेशन। और ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन है, -1 से +1 है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रॉपर्टीज है। फटाफट फास्ट एक रिवीजन ले रहे हैं हम, ध्यान रखना है। रिग्रेशन के बारे में भी पूछ लेते हैं। रिग्रेशन बेसिकली क्या होता है? ये किसका मेजर है? दिस इज द मेजर ऑफ एवरेज रिलेशनशिप। एवरेज रिलेशनशिप का मेजर है किसके बीच? बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स इन द टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल यूनिट ऑफ डाटा। तो एवरेज रिलेशनशिप की बात करता है। जैसे इसका एग्जांपल हम रिग्रेशन का ले सकते हैं, सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट के बीच का, ठीक है ना, जो एवरेज रिलेशनशिप है वो। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर हम पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक के बारे में बात करें तो क्या होता है? देखो, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो ध्यान रखना है। पैरामीट्रिक में आपको पता है जो नंबर्स में डाटा होगा पैरामीट्रिक होगा। और नॉन पैरामीट्रिक में जहाँ पे एक तरह से एट्रीब्यूट की बात होती है, वो नॉन पैरामीट्रिक होता है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। अगर अजम्पशन की बात करें तो पैरामीट्रिक में अजम्पशन या अज्यूम किया जाता है, लेकिन नॉन पैरामीट्रिक में कोई भी अजम्पशन नहीं होता है, ये याद रखना है। यहाँ पे जो सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं पैरामीट्रिक में, वो मीन वैल्यू से निकालते हैं। किससे? मीन वैल्यू से, ये आपको याद रखना है। और नॉन पैरामीट्रिक में मीडियन वैल्यू से सेंट्रल टेंडेंसी देखते हैं, ठीक है, मीडियन से। और अगर कोरिलेशन की बात करें तो पैरामीट्रिक में जो कोरिलेशन रहता है वो पियर्सन कोरिलेशन की बात होती है। और अगर नॉन पैरामीटर की बात करें तो स्पीयरमैन जो रैंकिंग का होता है वो होता है नॉन पैरामीट्रिक में। और एक जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पैरामीट्रिक की बात करें तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पैरामीट्रिक में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जबकि नॉन पैरामीट्रिक में आर्बिट्रेरी, मतलब एक तरह से रैंडम रहता है। कोई ऐसा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात नॉन पैरामीट्रिक में नहीं है। पॉपुलेशन का नॉलेज पैरामीट्रिक में रिक्वायर्ड होता है, याद रखना है। और नॉन पैरामीट्रिक में डजंट रिक्वायर। इट मीन्स, क्या मतलब है इसका? बेसिकली रिक्वायर का यहाँ मतलब है पॉपुलेशन नॉलेज रिक्वायर्ड। पैरामीट्रिक का मतलब है जैसे आपने 100 स्टूडेंट लिए, इसमें 10 स्टूडेंट का कुछ डाटा इकट्ठा करना है, एज ए सैंपल लेना है, तो आपको उस 100 स्टूडेंट्स के बारे में जानकारी यानी कि पॉपुलेशन नॉलेज होना जरूरी है। लेकिन नॉन पैरामीट्रिक में मान लो आप कोई वायरस पे स्टडी कर रहे हैं, किसी भी वायरस पे कोई स्टडी कर रहे हैं, तो ये नहीं कि पूरे वायरस आपको जानना जरूरी है। आप जिस पे फोकस कर रहे हैं वहां तक आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डजंट रिक्वायर की बात आती है। और पैरामीट्रिक के अंदर जो एग्जाम्पल है वो भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। जेड टेस्ट, टी टेस्ट, अनोवा, ये किस में आता है? पैरामीट्रिक में है, याद रखना है। और नॉन पैरामीट्रिक में जो है क्रुस्कल जुवालिस है, मैन
विटने है, यू टेस्ट है, काई स्क्वायर है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है काई स्क्वायर टेस्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक में एग्जाम्पल से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि विच वन इज द पैरामीट्रिक टेस्ट एंड विच वन इज द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो काई स्क्वायर के बारे में याद रखना है, नॉन पैरामीट्रिक है। अब जेड टेस्ट के बारे में बात करते हैं, यहाँ से अभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जेड टेस्ट कब करते हैं, याद रखना जब इसकी कंडीशन क्या है, एक तो जो सैंपल का साइज है वो लार्ज हो, कितना लार्ज हो, सैंपल एक्सीड 30 है ना, सैंपल जो 30 से ज्यादा है तो कौन सा टेस्ट लेंगे हम, जेड टेस्ट लेंगे। और यहाँ पे जो सैंपल मीन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्योंकि आपको पता है ये पैरामीट्रिक है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना, ये भी आपको याद रखना है। और एक यहाँ पे याद रखना है वेरिएंस आर नॉन, यहाँ पे जो वेरिएंस होता है वो नॉन होता है। तो दो कंडीशन में जेड टेस्ट की बात हम बेसिकली कर रहे हैं, एक तो सैंपल का साइज है वो मोर देन 30 की बात हो रही है, वो हो तब जेड टेस्ट होता है। दूसरा जो वेरिएंस होता है वो नॉन होता है, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर है वो नॉन होता है। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखना जब टी टेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ से ही कुछ डिफरेंस मिलेगा आपको। अगर जेड टेस्ट की फॉर्मूला की बात करें तो ये जेड टेस्ट का फॉर्मूला है। जेड टेस्ट में जेड इजकल टू क्या होता है, एक्स बार माइनस म्यू जीरो सिग्मा अपॉन रूट एन, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। टी टेस्ट में हम देखेंगे छोटा सा डिफरेंस मिलेगा। टी टेस्ट में यहाँ पे जो सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा बेसिकली क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन है। लेकिन अगर टी टेस्ट में बात करेंगे तो यहाँ सिग्मा की जगह सिर्फ सैंपल का डेविएशन आ जाएगा। यहाँ तो पॉपुलेशन का डेविएशन है ना बेसिकली, वहां पे किसका डेविएशन आएगा, वहां पे सैंपल का डेविएशन आएगा टी टेस्ट में, बाकी बातें सेम होंगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। मीन ऑफ सैंपल है ना, यहाँ पे एक्स बार का मतलब, म्यू का मतलब मीन ऑफ पॉपुलेशन और एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है। ठीक है, वेरी गुड। अगर मैं टी टेस्ट की बात करूं तो क्या डिफरेंस है, बेसिकली टी टेस्ट में कब किया जाता है ये आपको ध्यान रखना है, जब सैंपल का साइज लेस देन 30 है तब टी टेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट्स टी टेस्ट, है ना। और इसमें जो वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन है वो अननोन है। दोनों कंडीशन देखना, जेड टेस्ट के अंदर जो सैंपल साइज था वो एक्सीड 30 था ना, और दूसरा क्या था, वहां पे वेरिएंस है वो नॉन था, यहाँ पे वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन है वो अननोन। ये कंडीशन होती है तो कौन सा टेस्ट लगता है, टी टेस्ट लगता है। ठीक है ना, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा ही होगा, बेसिक सी बात है, कारण क्या है, ये पैरामीट्रिक है तो ये ध्यान रखना है। और टी टेस्ट का फॉर्मूला देखोगे तो देखो मैं अभी आपको बता रहा था, ये सेम ही फॉर्मूला है। अगर जेड टेस्ट में अगर डिफरेंस देखें टी टेस्ट में और जेड टेस्ट में, तो यहाँ एस है सिग्मा की जगह। बेसिकली यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो किसका है, सैंपल का है, वहां पे किसका था, पॉपुलेशन का। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और अगर बात करें एनोवा की, तो एनोवा क्या हो सकता है, वन वे भी हो सकता है और टू वे भी एनोवा हो सकता है ना। वन वे एनोवा में क्या होगा, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, याद रखना है। वन वे एनोवा में क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो एक होगा, और टू वे एनोवा में क्या होगा, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। या फिर थ्री वे भी होता है तो मोर देन टू हो जाएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम वन वे और टू वे एनोवा बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। और काई स्क्वायर टेस्ट है, उसमें एक लाइन याद रखना, काई स्क्वायर टेस्ट किसका है, गुडनेस ऑफ फिट का। ये आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट, है ना। और ए टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये काई स्क्वायर के बारे में दोनों नोट है, आपको ध्यान रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना फ्रेंड्स, एक फास्ट ट्रैक रिवीजन की बात है तो फटाफट इस चीजों को देखना है और किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है, बस चित्त शांत रखते हुए काम करना है। ठीक है। और ये बात आगे ओजोन के बारे में कुछ बात करते हैं। ओजोन क्या है, ओजोन स्क्रीन्स ऑल ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक यूवीसी रेडिएशन। जो आपको पता है अल्ट्रावायलेट तीन तरह की है, ए बी और सी। लेकिन तो ओजोन क्या करता है, मोस्ट एनर्जेटिक जो यूवीसी रेडिएशन है उसको क्या कर देता है, स्क्रीन कर देता है, सबको पूरी को सी को रोक लेता है। एंड मोस्ट ऑफ द यूवी रेडिएशन, ज्यादातर यूवी बी रेडिएशन को भी रोक लेता है। ओजोन ओनली स्क्रीन्स अबाउट हाफ ऑफ द यूवी ए रेडिएशन, लेकिन हाफ यूवी ए रेडिएशन को आधी को ही रोक सकता है। या तो जो एक्सेसिव यूवी बी है और यूवी ए रेडिएशन है, दैट कैन कॉज स्किन कैंसर, और जो सनबर्न होता है वो इसी की वजह से होता है, यूवी बी और यूवी ए के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है। और CFC है वो काफी एबल है टू पेनिट्रेट द स्ट्रेटोस्फेयर। क्यों है, ये अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CFC क्यों पेनिट्रेट कर पाता है, क्योंकि CFC है वो हाईली अनरिएक्टिव होता है, वो नीचे रिएक्शन नहीं करता है, इसी वजह से ये पेनिट्रेट कर देता है टू द स्ट्रेटोस्फेयर, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और ये बात याद रखना, CFC 11 जो है ना, CFC 11 है विद एन ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल ऑफ 1। हम जब CFC का ओजोन डिप्लेशन का पोटेंशियल देखते हैं कि कौन सा CFC कितना ओजोन डिप्लेशन करता है,
तो अगर रेफरेंस के तौर पे आपसे पूछते हैं कि कौन सा CFC लेते हैं, तो CFC 11 लिया जाता है एज ए रेफरेंस। CFC 11 विद एन ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल, जिसका एक मानते हैं, इज यूज्ड एज द बेस फिगर फॉर मेजरिंग द ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल। ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। और ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, आपको पूछा जा सकता है, जैसे CFC 12 को कैसे लिखेंगे, CF2 Cl2 लिखेंगे। CFC 113 को कैसे लिखेंगे, CF2 Cl CFCl2 याद रखना है। CFC 114 को क्या लिखेंगे, CF2 Cl CF2 Cl, और CFC 115 को क्या लिखेंगे, C2 CF F5। याद रखना है, ये आपको डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बात करें, अगर मैं बात करूं अर्थ की बात, है ना, अर्थ के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो देखो हम क्या करते हैं, ये सबसे ऊपर क्रस्ट है, ठीक है ना, उसके बाद मेंटल है, और उसके बाद क्या है, कोर है ना, ऐसा ही तो है। तो अब हम क्या करते हैं, अगर संपूर्ण अर्थ की बात करें, है ना, होल अर्थ की बात करें, तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, आयरन है। अगर होल अर्थ की बात करें, ये ग्रेटर देन का निशान है, सबसे ज्यादा आयरन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, और उसके बाद सिलिका है। ये एक सीक्वेंस रहता है अगर अर्थ एज ए होल की बात करें। अगर ओनली अर्थ क्रस्ट की बात करें, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिका है, और उसके बाद एल्यूमिनियम है। ये आपको याद रखना है अगर ओनली अर्थ क्रस्ट की बात करें। आपको पता है ना, क्रस्ट में सियाल की बोलते हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम, और मेंटल में क्या है, सीमा सियाल और सिलिका और मैग्नीशियम हो गया, और कोर में क्या है, निफे निकल और आयरन। ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। चलो, ये कुछ नोट हैं जिनको नोट की तरह ही आप संभाल के रखना। क्वार्ट्ज है ना, उसको सिलिका का जो दो ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं, है ना, यानी कि एक मॉलिक्यूल जुड़ जाता है, SiO2 कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 70% ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। याद रखना, क्वार्ट्ज है वो कितना है, 70% है अगर बात करें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, एंड इज द मोस्ट कॉमन मिनरल। ये सबसे कॉमन मिनरल है। और मिनरल विच कंटेन बोथ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन आर कॉल्ड सिलिकेट्स। ये भी आपको याद रखना है, ऐसे मिनरल जिसके अंदर सिलिकॉन और ऑक्सीजन मिलता है उनको क्या बोलते हैं, सिलिकेट्स बोला जाता है। और एक बात और ध्यान रखना, और 99% ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ जस्ट 8 एलिमेंट्स। ये भी आपको ध्यान रखना है, हमारा जो अर्थ क्रस्ट है वो 99% है, वो 8 एलिमेंट से बना है। कौन कौन से हैं 8 एलिमेंट्स, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। चलो, अब आपसे कुछ और पूछ लेते हैं कि कौन किसका और है। अगर बात करें मरकरी का और क्या है, सीने बार है ना, इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। अगर जिंक का पूछे तो ZnS है ना, स्पिलराइट है। और अगर टिन का बात करें तो SnO2 है। ये भी आपको याद रखना है। आपको डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि इसका और कौन सा है ना, एस कौन सा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो, अगर ये मोहोज हार्डनेस स्केल के बारे में भी क्वेश्चन आपको हर बार पूछ ही लेते हैं कि हार्डनेस स्केल के बारे में, तो सबसे सॉफ्ट से हार्ड की तरफ चलें तो सबसे सॉफ्ट कौन है, टाल का है, सबसे सॉफ्ट है। और सबसे हार्ड कौन सा है, डायमंड है हार्डेस्ट में से, है ना। तो इस सीक्वेंस को याद रखना है। टॉल के बाद जिप्सम है, उसके और इनके फॉर्मूले भी आप प्लीज देख लेना। जिप्सम है, उसके बाद कैल्साइट है, फ्लोराइट है ना, एपेटाइट है, और फेल्ड्राज क्वार्ट्ज, टोपाज है, और कोरंडम है जिसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात है, और फिर है डायमंड है जिसमें सबसे हार्डेस्ट है। तो ये आपको मोहोज हार्डनेस स्केल को भी याद रखना है, और इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी यहाँ पे लिखी हुई है फ्रेंड्स। अगर आपको स्क्रीन रोक के आप देख लेना, ये है ना, ये थोड़ा देखना, इनको फॉर्मूलों को अच्छे से देखना, एक बार देखोगे याद हो जाएगा अगर ठीक से पढ़ाई की है तो, बिना किसी टेंशन के, ठीक है, बस आराम से चीज़ों को सुनना है। और ये सोइल के बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सोइल साइज के बारे में हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर सैंड की बात करें तो डायामीटर की बात करें सैंड का, तो 2 से कितना है, 0.05 है ना। 2 से कितना है, 2 से कितना है, 0.05 मिलीमीटर। अगर सिल्ट की बात करें तो सिल्ट का है 0.05 से 0.002। ये आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखना प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और अगर बात करें क्ले का, तो क्ले का है लेस देन 0.002। ये साइज आपसे कई बार पूछा जाता है कि क्ले का साइज क्या है, तो ये याद रखना 0.002 से लेस देन है ना, लेस देन 0.02। और ये आगे अगर सब डिवीजन की बात करें आगे सोइल का, तो डायमीटर वेरी कोर्स सैंड का क्या होता है, 2 से 1 होता है। अगर कोर्स सैंड का बात करें तो 1 से 0.5 होता है। अगर मीडियम सैंड की बात करें तो 0.5 से
0.25 होता है। फाइन सैंड की बात करें तो 0.25 से 0.10 होता है, और वेरी फाइन सैंड की बात करें तो 0.10 से 0.05 होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करें, आगे कुछ सॉइल्स के बारे में बात करें। ऑक्सीसोल्स किसको बोलते हैं? जो ट्रॉपिकल सॉइल्स होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोल्स बोलते हैं। सीधा आपसे पूछा जा सकता है। एरिडोसोल्स किसको बोलते हैं? जो डेजर्ट सॉइल होती है, ठीक है ना, जो डेजर्ट सॉइल को क्या बोलते हैं? एरिडोसोल्स बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और मोलिसोल्स किसको बोलते हैं? जो ग्रासलैंड सॉइल होती है उसको। और एल्फीसोल्स किसको बोलते हैं? ये जो नेम लिया गया है एल्फीसोल, बेसिकली एल्यूमिनियम एंड आयरन कंटेंट से वजह से लिया गया है, और ये मॉडरेटली वेदर्ड फॉरेस्ट सॉइल है। ये आपको ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, प्लीज ध्यान रखना इनका, है ना। और अल्टीसोल्स क्या है? हाईली वेदर्ड फॉरेस्ट सॉइल है ना, वो मॉडरेट थी, और ये हाईली वेदर्ड फॉरेस्ट सॉइल है, अल्टीसोल्स है। और उसके बाद स्पोडोसोल्स क्या है? नॉर्दर्न कॉनिफर्स फॉरेस्ट सोल है, उसको बोलते हैं स्पोडोसोल। और एंटीसोल्स क्या है? जो रिसेंट सॉइल है ना, और जो नॉट क्लाइमेट डिपेंडेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एंटीसोल्स। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज। और गैलीसोल्स क्या है? कोल्ड एंड फ्रोजन सोइल को बोलते हैं हम, है ना, गैलीसोल्स। और एंडीसोल्स क्या है? नेम्ड आफ्टर द एंडीज, है ना, ये वॉल्केनिक पेरेंट मटेरियल होता है इसका। और वर्टिसोल्स क्या है? एक्सपेंडेबल क्ले सॉइल है, वो वर्टिसोल्स है। और हिस्टोसोल्स क्या है? ऑर्गेनिक सॉइल्स हैं, उसको बोलते हैं हिस्टोसोल। और अगर बात करें नेक्स्ट, नेक्स्ट है इंसेप्टिसोल्स। ये है सॉइल इन अर्लीस्ट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। जो सॉइल अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होती है उनको इंसेप्टिसोल्स बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और ये नोट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये नोट क्या कह रहा है? जो इग्नियस रॉक है, दैट इज अ पेरेंट ऑफ ऑल रॉक्स, और द प्राइमरी रॉक, मोस्ट अबेंडेंट रॉक इन द अर्थ क्रस्ट। ये आपको तो पता ही है कि ये पेरेंट है ऑफ ऑल रॉक्स, और द प्राइमरी रॉक्स इसको बोलते हैं, और मोस्ट अबेंडेंट रॉक है इन द अर्थ क्रस्ट। डोल्ड्रम शब्द किस लिए यूज होता है? डोल्ड्रम शब्द यूज होता है एक्सट्रीमली काम एयर मूवमेंट के लिए। जहाँ पे एयर मूवमेंट होता है, काफ़ी शांत होता है, काफ़ी काम होता है, दैट इज डोल्डम। जो 5 डिग्री की बात करते हैं नॉर्दर्न साउदर्न, दैट इज डोल्डम। और कोरियोलिस फोर्स की भी बात करें, यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स की भी बात करें, विद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर कैसे डिफ्लेक्ट हो जाता है? राइट अपने पाथ से। आपको पता है जो विंड होती है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। ये आपसे सीधा का सीधा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ होता है पाथ, और अगर साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो लेफ्ट में हो जाता है ना। ये फेरेल्स लॉ के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। और कोरियोलिस इफेक्ट है वो मिनिमम कहाँ होता है? इक्वेटर पे, और मैक्सिमम कहाँ होता है? पोल पे होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इक्वेटर पे 0 डिग्री हो गया तो वहाँ पे तो बिल्कुल मिनिमम होगा कोरियोलिस फोर्स, और जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा कोरियोलिस फोर्स बढ़ेगा, और सबसे ज़्यादा पोल पे रहेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और अगर हम कुछ इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो फ्लेम फोटोमेट्री की बात करें तो फ्लेम फोटोमेट्री किसके डिटेक्शन के लिए यूज होता है? याद रखना है एल्केलाइन एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के लिए होता है ना, क्योंकि ये क्या है? रिलेटिवली लो एक्साइटेशन एनर्जी रखता है ना। जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, इसको हम कैसे मेजर करते हैं? किसके डिटेक्शन के लिए है? किस डिटेक्ट करते हैं इनको? फ्लेम फोटोमेट्री से। ये याद रखना है आपको। आपको पता है जब आप एनर्जी मिलती है, द अमाउंट ऑफ लाइट इमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल। आपको पता है कि कंसंट्रेशन, लैम्बर्ट्स बियर की भी बात करते हैं हम, है ना, कंसंट्रेशन का प्रोपोर्शनल रहता है। तो ये कह रहा है जो द अमाउंट ऑफ लाइट इमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें आईसीपी की तो ये क्या है? इंडक्टिव कपल्ड प्लाज्मा, यानी ये एटॉमिक इमिशन और मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, आईसीपी। in ICP AES, the sample elements are quickly excited to their higher energetic state upon giving plasma energy। इसको प्लाज्मा एनर्जी की वजह से वो क्या है? हायर स्टेज पे जाता है, और जैसे ही वो एक्साइटेड एटम है अपने ग्राउंड स्टेट में आते हैं, लोअर एनर्जी स्टेट में, तो क्या करते हैं? जो लोअर में आएंगे तो एनर्जी को इमिट करेंगे दो स्पेसिफिक वेवलेंथ की, और वो हम मेजर कर लेंगे। वो हर एलिमेंट का अपना अपना स्पेसिफिक रहेगा, और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हम एलिमेंट की पहचान कर लेंगे कि कौन सा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है? सेपरेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से ही समझ रहे हो
यहाँ पे जो चार्ज मॉलिक्यूल है उनको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड देके। और एक्सरे में क्या क्या रेंज यूज होती है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एक्सरे रीजन किस में होता है, 0.1 से 200 एंगस्ट्रॉम, है ना, या फिर 0.1 से 200 एंगस्ट्रॉम रहता है। और एक एंगस्ट्रॉम क्या यूनिट का क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। एक्सरे फ्लोरेसेंस की बात करें, जिसको XRF बोलते हैं, ये क्या है? एक्सरे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमीटर इज द मेनली इन्वॉल्व फॉर रेगुलर एंड रिलेटिव नॉन डिस्ट्रक्टिव डिटर्मिनेशन। किसका डिटर्मिनेशन होता है एक्सरे फ्लोरेसेंस से? डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ ए मटेरियल सैंपल। याद रखना, क्या जो मटेरियल सैंपल है उसका एलिमेंटल कंपोजिशन क्या है, इसको जानने के लिए एक्सरे फ्लोरेसेंस का यूज होता है। इट इज यूज फॉर एनालिसिस ऑफ रॉक्स, मिनरल्स, सेडिमेंट्स एंड फ्लूइड्स। ये आपको याद रखना है XRF के बारे में, एक्सरे फ्लोरेसेंस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। अगर XRD की बात करें, XRD से एक्सरे डिफ्रैक्शन है ये, है ना। तो यहाँ क्या है, XRD इज एनालिटिकल मेथड। ये किस लिए यूज होता है? मेनली यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन मटेरियल एंड डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट सेल डायमेंशन। यहाँ पे जो जो क्रिस्टल की फॉर्मेशन है, यानी कि यूनिट सेल डायमेंशन है, इसको जानने के लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन का यूज होता है। और ये दो तरह के हम बात करते हैं, एक है सिंगल क्रिस्टल XRD, है ना। इसमें क्या होता है, यूनिट सेल डायमेंशन एंड द पोजीशन ऑफ एटम विद इन ए क्रिस्टल लैटिस। यानी कि किसी भी जो क्रिस्टल है ना, क्रिस्टल लैटिस है, उसमें पोजीशन क्या है एटम की, ये जानने के लिए सिंगल क्रिस्टल XRD का यूज होता है। और एक्सरे पाउडर डिफ्रैक्शन किस लिए यूज होता है? रैपिड आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। क्रिस्टलाइज सब्सटेंस का रैपिड आइडेंटिफिकेशन करना हो तो एक्सरे पाउडर डिफ्रैक्शन का यूज किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। NMR की बात करें तो NMR क्या है? NMR किस लिए है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। बेसिकली NMR इंस्ट्रूमेंट किस लिए है? अलाउ क्या करता है? अलाउ द मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ ए मटेरियल टू बी एनालाइज्ड। ये मोलिकुलर स्ट्रक्चर जानने की इससे हम मोलिकुलर स्ट्रक्चर को जान पाते हैं। एन NMR इंस्ट्रूमेंट अलाउ द मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ ए मटेरियल टू बी एनालाइज्ड बाय ऑब्जर्विंग द मेजरिंग द इंटरेक्शन ऑफ। किसका इंटरेक्शन होगा? न्यूक्लियर स्पिन। जो न्यूक्लियर स्पिन होता है व्हेन प्लेस्ड इन ए पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड। जब न्यूक्लियर स्पिन होता है ना, तो जब उसको पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उससे हम एनालाइज करते हैं। क्या? NMR में नाम ही कह रहे हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की बात कर रहा है ये, ठीक है। और FTIR की बात करें तो ये क्या है? ये फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? ये एनालाइज और FTIS किस लिए होता है, यूज किस लिए होता है? यूज टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिक, पॉलीमेरिक एंड सम केसेस इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए FTIR का यूज होता है। द FTIR analysis method use infrared light to scan test sample and observe chemical properties। ये याद रखना है, FTIR analyze method used to infrared light to scan test sample and observe sample chemical properties। कौन सी लाइट यूज करता है? इंफ्रारेड लाइट। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। अगर बात करें सैम की, तो सैम क्या है? सैम इज द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है। ये स्कैन ए सैंपल विद एन इलेक्ट्रॉन बीम। ये किसी भी सैंपल को स्कैन करता है, किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन बीम के द्वारा, है ना। और ये क्या प्रोड्यूस करता है? एक मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करता है, जिससे हम एनालाइज कर पाते हैं, है ना। और यूज वेरी इफेक्टिवली इन माइक्रो एनालिसिस ऑफ सॉलिड इनऑर्गेनिक मटेरियल। ये आपको याद रखना है, ये आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है। जो सैम का यूज होता है बहुत ही ज्यादा, जो माइक्रो एनालिसिस के, किसका माइक्रो एनालिसिस? सॉलिड इनऑर्गेनिक मटेरियल के लिए इफेक्टिवली यूज किया जाता है सैम का। ये आपको ध्यान रखना है। क्रोमेटोग्राफी आपको पता ही है, ये देखो नाम ही कह रहा है, ये एक सेपरेशन टेक्निक है ना। और दो फेजेस होती है इसमें, स्टेशनरी फेजेस और मोबाइल फेज होती है। और एक होता है HPLC, दैट इज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। बेसिकली HPLC है, इसमें क्या होता है? इसमें जैसे सिंपल जो क्रोमेटोग्राफी होता है, इसमें तो सोलवेंट को ड्रिप्स के थ्रू अंडर ग्रेविटी रखा जाता है। लेकिन जो HPLC है उसमें प्रेशर दिया जाता है लगभग 400 एटमॉस्फेयर का। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, यानी कि इसमें फोर्स किया जाता है थ्रू हाई प्रेशर अप टू 400 एटमॉस्फेयर। ये थोड़ा डिफरेंस रहता है, तभी ये हाई परफॉर्मेंस नाम लिखा गया है इसके सामने।
ये ध्यान रखना है। अगर मैं एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपको सबको पता है 5 लेयर है, क्या क्या है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है, तो टेम्परेचर कम होगा, है ना? सबसे पहले टेम्परेचर कम होगा, फिर एक ट्रोपोप हो जाएगा जहाँ पे स्टेबल रहेगी, फिर टेम्परेचर स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ेगा, फिर क्या आएगा? स्ट्रेटोपो जाएगा जहाँ पे स्टेबल कंडीशन होगी, फिर मीजोस्फेयर होगा, फिर टेम्परेचर कम होगा और फिर एक मीजोपोज आएगा और फिर थर्मोस्फेयर रहेगा। तो ये आपको लेयर्स तो पता ही है, वर्टिकल डिवीजन है ये लेयर्स का। और ये लेयर से आपसे डायरेक्ट इसका सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं, इतना क्वेश्चन भी नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता है। अगर मैं बात करूं टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर डिक्रीज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट। आपको पता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट। ये बात कर रहा हूँ मैं ट्रोपोस्फेयर की बेसिकली, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में तो बढ़ जाएगा, है ना, बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर। तो 1 डिग्री के साथ कितना 165 मीटर के साथ कितना कम होता है? 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ये नीचे नोट क्या कह रहे हैं? द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ एयर आवर इक्वेटर इज मोर देन द पोल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नोट को याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ एयर आवर इक्वेटर इज मोर देन द पोल्स एंड दैट मेक्स द एटमोस्फियर थिकर ओवर इक्वेटर देन ओवर द पोल्स। आपको पता है जो इक्वेटर है वहाँ पे सीधी किरणें पड़ेगी और तिरछी किरणें पड़ने की वजह से वहाँ एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, तो जो मोटाई होगी, है ना, एटमोस्फियर थिक होगा, वो इक्वेटर पे ज़्यादा हो जाएगा, फैलेगा ज़्यादा बजाय पोल के। तो ये आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करें, डेंसिटी रिड्यूस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि जो डेंसिटी है होती है वो रिड्यूस होती है, किसके कैसे? विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है तो डेंसिटी क्या होगी? वो कम होगी, रिड्यूस होगी, ये ध्यान रखना है। और ये क्या कह रहा है? नियरली 75% ऑफ द टोटल मास ऑफ एटमोस्फेयर इज कंटेन्ड इन ट्रोपोस्फेयर, है ना, याद रखना है। एंड थस डेंसर देन द ओवरलैंग लेयर। लगभग 75% जो एटमोस्फेयर का मास है वो कहाँ पे? ट्रोपोस्फेयर में है। और अबाउट 99% ऑफ द टोटल एटमोस्फेयर मास इज कंसंट्रेटेड इन द 20 माइल्स, यानी कि लगभग 32 किलोमीटर तक 99% टोटल एटमोस्फेरिक मास आ जाता है अबव अर्थ सरफेस। कारण क्या है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो खींच के रखा लेता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लैप्स रेट क्या होता है? आपको पता ही है। जो लैप्स रेट क्या होता है? जो टेम्परेचर गिरता है उसी को कहते हैं इज द रेट एट विच द एटमोस्फेयर वेरिएबल। नॉर्मली टेम्परेचर इन अर्थ एटमोस्फेयर फॉल्स विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड के साथ जो टेम्परेचर कम होता जाता है उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? लैप्स रेट बोलते हैं। तो द रेट एट विच देयर टेम्परेचर रिड्यूस विद एल्टीट्यूड इज कॉल्ड टेम्परेचर लैप्स रेट। एंड एवरेज वैल्यू इज कितना है? एवरेज वैल्यू कितना है? 6.5 डिग्री है, कितने पर किलोमीटर पे? 6.5 डिग्री सेल्सियस है पर किलोमीटर पे। अगर हम एडियाबेटिक या ड्राई की बात करें तो आपको पता है कितना आएगा? 9.8 आएगा पर किलोमीटर पे। ये भी आपसे यहाँ से न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चन पूछा गया था। ड्राई अगर बात करें, एडियाबेटिक की बात करें तो, है ना, ये ध्यान रखना है। और ये नोट भी आपको ध्यान रखना है। टेम्परेचर इन्वर्जन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एयर पॉल्यूशन। आपको पता है जब टेम्परेचर इन्वर्जन होता है तो एयर पोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। कैसे? बेसिक सी कंडीशन में क्या होता है आप बताओ? जो ठंडी एयर होती है वो नीचे होती है और जैसे जैसे गर्म होएगी वो ऊपर जाएगी, तो गर्म ऊपर रहती है, ये एक नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन थर्मल इन्वर्जन में बेसिकली क्या होगा कि जो गर्म हो जाती है वो यहाँ फंस के रह गई और ठंडी वाली ऊपर आ गई मान लो, तो ये यहाँ पे स्टेबल हो गई ना, बेसिकली स्टेबल हो गई। स्टेबल हो गई तो जो ट्रैप कर लेगी यहाँ पे, पोल्यूटेंट्स नीचे ही बैठे रहेंगे। पोल्यूटेंट्स क्या रहेंगे? नीचे ही बैठे रहेंगे। और पोल्यूटेंट्स नीचे बैठे रहेंगे, इसीलिए कहते हैं कि सर्दियों के मौसम में जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, जिसमें हार्ट संबंधी डिजीज होती है, उनको सुबह नहीं ज़्यादा घूमना चाहिए कि पोल्यूटेंट्स नीचे रहते हैं, है ना। तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एयर पोल्यूशन वेयर पोल्यूटेंट रिलीज एट ग्राउंड लेवल गेट कन्फाइंड इन द लोअर लेयर। यही बात है, नीचे ही रह जाते हैं वो ऑफ एटमोस्फेयर, थस अफेक्टिंग द ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ। ठीक है। द वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन where above layer become warmer and lower layer become cooler makes the stratosphere dynamically stable। आपको पता है अगर ऊपर वाली जो लेयर है ये वार्म हो जाएगी, है ना, ये क्या है? thus the vertical stratification where the above layer become warmer and lower layer become cooler, है ना।
तो क्या होगा, मेक्स द स्ट्रेटोस्फेरिक डायनामिकली स्टेबल, नो कन्वेंशन एंड एसोसिएशन टर्बुलेंस इज फाउंड इन दिस लेयर। ये आपको ध्यान रखना है। वही बात होती है, आपको पता है ना, स्टेबल और अनस्टेबल की बात करते हैं आगे, अभी भी बात करेंगे कि जैसे जैसे आपको पता है कोई एयर पार्सल है ना, एनर्जी रिलीज करता जाएगा, ठंडा होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा, है ना, वो एनर्जी रिलीज करेगा, पहले फिर रिलीज करके फिर कंडेंस होता है, वो एनर्जी रिलीज करेगा, फिर बारिश होती है, ऐसा ही तो होता है। वो अगर नेचुरल कंडीशन में अपने आने की कोशिश करता है तो स्टेबल होता है। अगर वो ये ठंडी ऊपर चली गई उसके, तो वो स्टेबल रह जाएगा, वहां से ऊपर नहीं जा पाएगी गर्म एयर। तो ये बेसिक सी आपको ध्यान रखनी है बात। स्ट्रेटोस्फेयर हैज एक्सट्रीमली लो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, स्ट्रेटोस्फेयर हैज extremely low amount of water vapor and thus we don't see any cloud there। स्ट्रेटोस्फेयर में है वो बहुत ही कम मात्रा में पानी होता है और इस वजह से वहाँ पे हम बादल नहीं बनते हैं, वहाँ बादल नहीं दिखाई देते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। नोट क्या है, द टेम्परेचर इन्वर्जन इन द स्ट्रेटोस्फेयर मेक दिस लेयर वेरी स्टेबल। यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन होता है स्ट्रेटोस्फेयर में और बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन इसको बहुत ही स्टेबल बनाता है और विच डजंट अलाउ सिग्निफिकेंट वर्टिकल मोशन ऑफ विंड्स। इसीलिए यहाँ पे एरोप्लेन्स वगैरह उड़ते हैं। वर्टिकल विंड्स आर नियरली एब्सेंट इन सम केसेस में अप टू ए फ्यू सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वर्टिकल जो विंड है नियरली एब्सेंट ही रहता है, किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, द कोल्डेस्ट टेम्परेचर इन अर्थ एटमोसफेयर अबाउट -19 डिग्री सेल्सियस। अगर सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर की बात करें हमारे अर्थ एटमोसफेयर में तो कितना है, -19 डिग्री सेल्सियस है, या फिर हम बात करें -130 फारेनहाइट है, आर फाउंड नियर द टॉप ऑफ मीजोस्फेयर लेयर, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और नोक्टिल्यूसेंट क्लाउड क्या है, इनको हम बोलते हैं एक तरह से नाइट शाइनिंग बोलते हैं, है ना, रात्रिचर मेघ होते हैं। ये किस किस के होते हैं, इसमें ये है क्या, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड ओजोन गैस विद वाटर वेपर present there under very low temperature of mesosphere which leads to the formation of microscopic blue white ice cloud popularly known as the noctilucent cloud। ये होते हैं बेसिकली, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड ओजोन गैस विद वाटर वेपर प्रेजेंट। वहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड ओजोन गैस, और वाटर वेपर भी होगी। तो वहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर होगा मेसोस्फेयर में, तो वहाँ पे एक क्लाउड फॉर्मेशन होगा, माइक्रोस्कोपिक ब्लू कलर के, है ना, ब्लू वाइट आइस क्लाउड होंगे, उसको हम बोलते हैं एक तरह से रात्रिचर, यानी कि नाइट शाइनिंग, रात को चमकते हैं, तो नोक्टिल्यूसेंट क्लाउड बोला जाता है। तो ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आयनोस्फेयर क्या की बात करें तो आयनोस्फेयर इज ए रीजन ऑफ द एटमोस्फेयर दैट इज आयोनाइज्ड बाय द सोलर रेडिएशन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑरोराज। ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, एक तो जो ऑरोराज ऑस्ट्रेलियस है और एक है अगर बात करें बोरियलिस, तो जो बोरियलिस शब्द होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यूज होता है, ये भी आपको याद रखना है। और जो ऑस्ट्रेलिया शब्द यूज होता है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। और अगर हम बात करें अगर फिजिकल जियोग्राफी में बात करते हैं तो बेसिकली सिस्टम की बात करें तो कई तरह के सिस्टम है, जैसे आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं उसमें ना तो हीट एनर्जी का फ्लो होता है और ना ही मैटर का फ्लो होता है, किसी भी चीज़ का फ्लो नहीं होता है, दैट इज आइसोलेटेड, है ना। ओपन सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पे हीट एनर्जी का तो फ्लो होगा, है ना, हीट एनर्जी का तो फ्लो रहता है। नहीं, अगर ओपन सिस्टम में बात करें हीट एनर्जी का और मास का दोनों का फ्लो रहेगा, हीट एनर्जी का भी फ्लो होगा और मास का, क्योंकि वो ओपन सिस्टम है, दोनों का रहेगा। और अगर मैं बात करूं क्लोज सिस्टम में सिर्फ हीट एनर्जी का फ्लो होगा, इसमें जो मास का फ्लो है वो नहीं होगा। तो ये अभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप ओपन सिस्टम हो गया, जैसे आपने किसी बोतल को बंद करके फ्रिज में रख दिया, है ना, तो बोतल बंद है, ये क्लोज्ड है, यहाँ पे हीट एनर्जी का तो ट्रांसफर हो रहा है, वो ठंडी तो हो जाएगी, लेकिन उसमें जो मैटर है उसका तो ट्रांसफर नहीं हो रहा ना, दैट इज क्लोज्ड। और ओपन क्या है, जिसमें ओपन सिस्टम का मतलब जिसमें दोनों हो, और आइसोलेटेड जिसमें दोनों का ही ना हो। और यहाँ पे 4 तरह के थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस होते हैं, कौन कौन सा, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और आइसोथर्मल। तो इसके नाम से ही समझ रहे होंगे आप। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, नो हीट ट्रांसफर इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, है ना, जहाँ पे हीट ट्रांसफर होता ही नहीं है, एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। आइसोकोरिक क्या होगा, नो चेंज इन द वॉल्यूम अकर्स, है ना, जहाँ पे वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, आइसोकोरिक बोला जाएगा। आइसोबारिक क्या होगा, नो चेंज इन प्रेशर, ये डायरेक्ट आपसे पूछ लेते हैं, ये जल्दबाजी में ऐसी चीजें गलत ना कर देना। और आइसोथर्मल क्या होगा,
नो चेंज इन टेम्परेचर अकर्स। ये बेसिक बेसिक बातें आपको पता ही है कि ये चीज़ें, आइसो शब्द यहाँ पे होता है मतलब समान, कोई चेंज नहीं होना। अब ये कुछ टर्म्स हैं जैसे कंडक्शन है ना, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है और इवोपरेशन है। क्या क्या डिफरेंस है? कंडक्शन क्या होता है, देखो, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए मटेरियल एट डिफरेंट टेम्परेचर। कंडक्शन क्या होता है, जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है दो पॉइंट में इन ए मटेरियल, एक मटेरियल में हो अगर एनर्जी का, जैसे हम कुछ चीज़ गर्म कर रहे हैं तो हाथ तक वो भगोने की डंडी में भी जो गर्म हो जाती है, एक तरह से वो कंडक्शन है। यानी कि एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए मटेरियल एट डिफरेंट टेम्परेचर। कन्वेक्शन क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर बाय मोशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड के मोशन से जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो क्या है, कन्वेक्शन है। रेडिएशन का क्या मतलब है, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्रू ए वैक्यूम। ठीक है, रेडिएशन की बात है। और इवोपरेशन क्या होता है, एनर्जी जी लॉस थ्रू ए फेज चेंज। यहाँ पे फेज चेंज की बात होती है ना, फेज चेंज हो जाती है, लिक्विड गैस ये फेज चेंज होती है, तब क्या है, इवोपरेशन की बात होती है। तो ये भी आपसे मैच करने से मैच करने के लिए पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये इन्वायरमेंट स्टेबिलिटी की बात करता है, एटमॉस्फेयर की स्टेबिलिटी की सॉरी बात करता है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन। एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, इसमें ईएलआर हमने यूज़ किया है इन्वायरमेंटल लैप्स रेट के लिए, डीएएलआर यूज़ किया है ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट के लिए, और एसएएलआर यूज़ किया है सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट के अंदर। तो अगर हम एटमॉस्फेयर की स्टेबिलिटी की बात करें तो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी कब होगी, जब ईएलआर है वो क्या होगा, लेस देन DALR, तो एब्सोल्यूट स्टेबल होगा। जो एनवायरमेंटल लैप्स रेट है वो कम होगा किससे, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट पे, तो एब्सोल्यूट स्टेबल होगा। ये आपको कंसेप्ट पता ही होगा, है ना। एब्सोल्यूट अनस्टेबल कब होगा, जब ELR है वो ग्रेटर देन होगा DALR, तो क्या होगा, एब्सोल्यूट अनस्टेबल होगा। अगर हम कंडीशन की बात करें तो कंडीशनली अनस्टेबल कब होगा, जब SALR है और DALR है, उनके बीच में कौन होगा, ELR होगा, तब कंडीशनली अनस्टेबल होगा। और न्यूट्रल कब होगा, न्यूट्रल होगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे, ELR और DALR। तो ये यहाँ से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट्स में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, और ये कुछ शब्द हैं, जैसे एक शब्द है ऑटो इकोलॉजी, ऑट इकोलॉजी, और एक है सिन इकोलॉजी। क्या मतलब है, तो ऑट इकोलॉजी है द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज इन रिलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट, है ना। अगर अगर हम किसकी बात करते हैं, इंडिविजुअल स्पीसीज की बात करते हैं, स्टडी किसकी करते हैं, इंडिविजुअल स्पीसीज इन रिलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट, इसको ऑट इकोलॉजी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे द स्टडी ऑफ, किसी एक पर्टिकुलर फिश की स्टडी करें कि वो कहाँ रहती है, क्या खाती है, कितने अंडे देती है, इस तरह की अगर बात करें, यानी कि एक इंडिविजुअल स्पीसीज की बात करें, तो दैट इज ऑट इकोलॉजी। और सिन इकोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिन का मतलब ये एक तरह से ग्रुप है, तो द स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना, इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट, तो इसको सिन इकोलॉजी बोलते हैं। जैसे हमने द स्टडी ऑफ एक्वाटिक फ्लोरा एंड फोना, है ना, अगर इस मतलब सारे ग्रुप की अगर हम स्टडी करें तो वो क्या है, सिन इकोलॉजी है। ये आपको ध्यान रखना है। ये नोट है, ये नोट भी आपको नोट की तरह संभाल के रखना है। बैक्टीरिया जो प्लैंक्टन है, एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म है दैट रिप्रेजेंट बोथ प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड प्राइमरी कंज्यूमर ऑफ एक एक्वाटिक इकोसिस्टम। ये एज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर और प्राइमरी कंज्यूमर के तौर पे एक्वाटिक सिस्टम में है, ये याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, बोरियल फॉरेस्ट क्या है, ये बोरियल फॉरेस्ट है वो मैक्सिमम लीटर मास प्रोड्यूस करता है, ये ध्यान रखना है। द बोरियल फॉरेस्ट इज नेम्ड आफ्टर बोरियस द ग्रीक गॉड ऑफ द नॉर्थ विंड। आपसे इसका मतलब भी पूछा जा सकता है बोरियस का, है ना। द बोरियल फॉरेस्ट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड बेस्ड बायोम, ये भी आपको याद रखना है। द बोरियल फॉरेस्ट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड बेस्ड बायोम। द फॉरेस्ट स्प्रेड ओवर सेवरल कॉन्टिनेंट्स एंड कन्वे मेनी कंट्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी आपसे पूछी जा सकती है, याद रखना है। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, आगे बात करें, आगे कुछ जोन्स की बात करते हैं। जैसे एक है एपीप्लेजिक जोन, ये क्या होता है, कौन सा जोन है जिसको एपीप्लेजिक जोन उसको बोलते हैं, द सरफेस लेयर ऑफ द ओशियन इज नोन एज एपीप्लेजिक जोन। जो भी सरफेस लेयर है, ओशियन की जो सरफेस लेयर है उसको बोलते हैं एपीप्लेजिक जोन, है ना। और इसको सनलाइट जोन भी बोलते हैं क्योंकि सबसे ऊपर की जोन होगी। तो और मेसोप्लेजिक जोन क्या होता है, बिलो द एपीप्लेजिक जोन, ये होता है, इसका जो रेंज भी लिखा हुआ है कि कितने से कितने मीटर तक होता है ना। और बैथिपेल्जिक जोन क्या है, ये इसको मिडनाइट जोन और द डार्क जोन ये भी बोला जाता है,
ये भी आपको याद रखना है। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वहाँ तब तक ये जोन जोन के नाम है, जब सब गहराई में जाते जाएंगे, है ना। और एबिसोपेल्जिक जोन क्या है? द वाटर टेम्परेचर इन नियर फ्रीजिंग, देयर इज नो लाइट एट ऑल। यहाँ पे वाटर है वो फ्रीजिंग कंडीशन में आ जाता है और वहाँ पे लाइट नहीं, क्योंकि आप बहुत गहराई में जा चुके हैं। 4000 मीटर से, है ना, एक्सटेंड फ्रॉम 4000 मीटर टू 6000 मीटर, तो बहुत गहराई होगी। और एक है हेडलोपेल्जिक जोन है, और दैट इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन। ये भी आपसे नाम पूछा जा सकता है। हेडलोपेल्जिक जोन है वो क्या है? द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन। पूरे अपना जो ओशियन है उसका सबसे डीपेस्ट पार्ट है ये। ये आपको ध्यान रखना है। अगर फ्रेश वाटर की जोन्स की बात करें, फ्रेश वाटर में कौन कौन से जोन है? लिटोरल जोन है, दिस इज द टॉप मोस्ट जोन नियर द शोर ऑफ लेक और पाउंड, ये टॉप मोस्ट है। अगर बात करें लिम्नेटिक जोन है, दिस जोन इज ऑक्युपाइड बाय द फाइटोप्लैंक्टोन्स, जू प्लैंक्टोन्स, हायर एनिमल्स एंड प्रोड्यूस फूड एंड ऑक्सीजन दैट्स व्हाट मोस्ट ऑफ लेक्स कंज्यूमर। ये याद रखना है, ये बात लिम्नेटिक जोन के लिए याद रखना है। प्रोफंडल जोन है, डीपेस्ट जोन ऑफ द लेक है, लेक का सबसे डीपेस्ट जोन है ना। दिस जोन इज मच कोल्डर एंड डेंसर देन अदर टू। ऊपर वाला दोनों है उससे प्रोफंडल जोन है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है और डेंचर है, ये आपको ध्यान रखना है। और बेंथिक जोन है वो क्या है? एक्चुअली बॉटम ऑफ लेक। बेसिकली जो बेंथिक जोन क्या है? एक एक्चुअली बॉटम है किसी लेक का, क्या है ये? बॉटम है, ये आपको ध्यान रखना है। और होम्योस्टेसिस क्या होता है? एक तो ये एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है होम्योस्टेसिस। जैसे कोई भी स्ट्रेस है, जो इन्वायरमेंट की जो नॉर्मल जो इकोसिस्टम हमारा जो फंक्शन है, नॉर्मल इकोसिस्टम फंक्शन है, उसको ट्राई करता है ना डिस्टर्ब करने का, तो जो एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है उसको डिस्टर्ब ना होने दे, उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस, ये याद रखना है। और साइबरनेटिक सिस्टम क्या होता है? साइबरनेटिक सिस्टम होता है जब व्हेन सम पोर्शन ऑफ आउटपुट मे बी फीडबैक एज इनपुट, यानी कि कई बार क्या होता है, आउटपुट है जो मिला वो एज ए जो आउटपुट में भी फीडबैक एज इनपुट, जो आउटपुट से फीडबैक मिला वो इनपुट के रूप में काम करने लग जाता है, जो फंक्शन को कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड साइबरनेटिक सिस्टम। ये भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी आगे बात करें फ्रेंड्स, कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज कौन सी होती है? कीस्टोन स्पीसीज आर दोज दैट हैव एक्सट्रीमली हाई इम्पैक्ट ऑन ए पर्टिकुलर इकोसिस्टम। ऐसी स्पीसीज जो किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखती है और रिलेटिव टू इट्स पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड कीस्टोन स्पीसीज। और इकोटोन क्या होता है? एन इकोटोन इज एन एरिया दैट एक्ट्स एज ए बाउंड्री और ए ट्रांजिशनल बिटवीन टू इकोसिस्टम। जो दो इकोसिस्टम के बीच का ट्रांजिशन है दैट इज इकोटोन। और ये एक नोट भी आपको याद रखना है, in comparison to its adjoining ecosystem, the biodiversity is in ecotone is higher, है ना। बायोडाइवर्सिटी है वो इकोटोन में हायर होगी, क्योंकि दोनों का मिक्स हो गया, एज हो गया, तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हायर होगी। आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स कि SWMG नाम से प्ले स्टोर में अपनी ऐप है। इस ऐप पे हम पेपर 1 कंप्लीट पढ़ते हैं और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस कंप्लीट पढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप विलिंग हो तो अपने पास आके हम अच्छे से तैयारी करेंगे। कुछ एग्जांपल्स है, देखो, मार्सलैंड किसको बोलते हैं? बिटवीन ड्राई एंड वेट इकोसिस्टम, दैट इज मार्सलैंड। मैंग्रूव फॉरेस्ट क्या होता है? बिटवीन टेरेस्ट्रियल मेराइन इकोसिस्टम, दैट इज मैंग्रूव फॉरेस्ट। बिटवीन डेजर्ट एंड फॉरेस्ट, दैट इज ग्रासलैंड। बिटवीन सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर, एस्चुरीज, ये सीधा पूछा जाता है। माउंटेन रेंज कैन ऑल्सो क्रिएट इकोटोन ड्यू टू चेंज इन द क्लाइमेट कंडीशन ऑन द स्लोप। ये इकोटोन की बात है, जहाँ पे दो मिक्स होते हैं ना, वो इकोटोन है। तो ये मार्सलैंड, मैंग्रोव, एस्चुरीज के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर के बीच का रहता है ये। एज इफेक्ट क्या है? एज इफेक्ट रेफर टू द चेंज इन पॉपुलेशन और कम्युनिटी स्ट्रक्चर दैट अकर एट द बाउंड्री ऑफ टू हैबिटेट्स। जो हैबिटेट की बाउंड्री पे जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज इफेक्ट। और निश या निके क्या है? निके रेफर टू द यूनिक फंक्शनल रोल एंड पोजीशन ऑफ ए स्पीसीज इन इट्स हैबिटेट और इकोसिस्टम। जो भी कोई स्पीसीज है दैट उसका जो यूनिक फंक्शनल रोल होता है, यूनिक फंक्शनल रोल एंड पोजीशन ऑफ ए स्पीसीज, है ना। कोई भी स्पीसीज है उसका कोई यूनिक फंक्शनल रोल होता है और उसकी पोजीशन होती है किसी भी हैबिटेट और इकोसिस्टम में, दैट इज कॉल्ड निश या निके बोलते हैं इसको। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, लॉट का वोल्टेरा मॉडल है, आपको पता ही है क्या रिप्रेजेंट करता है। ये प्रीडेटर और प्रे जो है ना, उनके बीच एक सर्कुलर साइकिल है, ये रिप्रेजेंट करता है लॉट का वोल्टेरा मॉडल। ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इंडियन मानसून के में दो शब्द हम यूज करते हैं, ड्रॉट्स, एल नीनो, ला नीनो। एल नीनो का मतलब है लिटल बॉय और क्रिस चाइल्ड, है ना। आपसे यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्पेनिश इल नीनो
ये जो एल नीनो है ये एडवर्सली इम्पैक्ट करता है इंडियन मानसून को, यानी कि एल नीनो है वो नेगेटिव रूप से, यानी एल नीनो होगा तो सूखा पड़ेगा, है ना, एग्रीकल्चर को भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित करेगा। ला नीनो होगा उससे क्या होगा, ला मानसून, ला यहाँ से मानसून आएगा, और ला नीनो का मतलब है लिटिल गर्ल इन स्पेनिश एंड ऑल्सो नोन एन विजो और कॉल्ड इवेंट। ला नीनो इज बेनिफिशियल फॉर इंडियन मानसून, ये याद रखना है। ला नीनो है वो इंडियन मानसून के लिए बेनिफिशियल है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इसी टाइम पेपर हो रहा है तो पूछ लेते हैं। और बात करें एल्बेडो, एल्बेडो क्या है, लैटिन शब्द है, इसका मतलब होता है व्हाइटनेस। क्या होता है, व्हाइटनेस। द फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्टेड एंड बैक स्कैटर्ड टू स्पेस इज कॉल्ड द एल्बेडो। समझ गए, कोई भी इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है ना, और कितना उससे रिफ्लेक्ट हुई और बैक स्कैटर्ड हुई स्पेस में, और उस बोर्ड ये इसका क्या है, एल्बेडो है। और ये भी याद रखना, एनी एल्बेडो इज विजिबल लाइट फॉल्स विद इन ए रेंज ऑफ अबाउट 0.9 फॉर फ्रेश स्नो। फ्रेश स्नो के लिए कितना है एल्बेडो, 0.9 है, टू अबाउट 0.04 फॉर चारकोल, वन ऑफ द डार्क, सबसे डार्क है ये, है ना, आपने देखा होगा वन ऑफ द डार्केस्ट सब्सटेंस है चारकोल, उसका एल्बेडो कितना है 0.04, कितना कम है। जबकि देखो फ्रेश स्नो का कितना है 0.9 है, क्योंकि एल्बेडो बेसिकली क्या है, रिफ्लेक्टेड और बैक स्केटर्ड कितना कर देता है, तो बैक स्केटर्ड मैक्सिमम होता है फ्रेश स्नो में, ठीक है, 0.9 हो गया इसका एल्बेडो, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हीट बजट की बात करें तो यहाँ पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीट बजट में क्या क्या होता है। अगर बेसिकली बात करें, ये हीट जो आई है उसमें क्या क्या होता है, 20% है वो स्कैटर्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स, 20% तो स्कैटर्ड एंड रिफ्लेक्ट हो जाती है क्लाउड के द्वारा, और 51% यानी कि 51% एब्जॉर्ब हो जाती है अर्थ के द्वारा, ये याद रखने पूछ लेते हैं। और 4% है वो रिफ्लेक्टेड होता है किसके द्वारा, सरफेस के द्वारा, और 19% है वो एब्जॉर्ब होता है एटमॉस्फेयर एंड क्लाउड्स के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। और 6% है वो स्कैटर्ड हो जाता है किसके द्वारा, एटमॉस्फेयर के द्वारा। तो ये आपको कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, तो ये आपको 51% एब्जॉर्ब होता है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूँ कुछ कैलोरीफिक वैल्यूज की बात करें, तो कैलोरीफिक वैल्यूज की बात करें तो ये तो आपको सीक्वेंस में लगाना दे सकता है ना, क्रूड ऑयल के बारे में, डीजल के बारे में, एलपीजी के बारे में, केरोसिन के बारे में, और हाइड्रोजन के बारे में। तो यहाँ पे आप स्क्रीन को रोक के ये देख सकते हो वैल्यूज, ये आपसे पूछा जा सकता है, सीक्वेंस पूछा जा सकता है, सही सीक्वेंस लगाइए तो वैल्यूज से आपको आइडिया लग जाएगा। नेट कैलोरीफिक वैल्यू और ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यूज लिखी हुई है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम कोल की बात करें तो आपको पता है कोयला है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट की बात होती है, तो यहाँ पे कितना परसेंट कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये वाटर कंटेंट है, और कितना इसकी हीटिंग वैल्यू है। सबसे ज़्यादा आपको पता है हीटिंग वैल्यू किसकी होगी, एंथ्रेसाइट की होगी, सबसे बेस्ट क्वालिटी का है। तो ये भी स्क्रीन रोक के आप एक बार डाटा देख लें, कई बार इसका कार्बन कंटेंट वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये थोड़ा सा रोक के आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करें ऑक्टेन एंड सीटेन नंबर की बात करें फ्रेंड्स, ये क्या होता है, ऑक्टेन नंबर है इज ए मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ए फ्यूल, है ना, किसका परफॉर्मेंस, किसका मेजरमेंट है, ये परफॉर्मेंस ऑफ ए फ्यूल, एक फ्यूल है वो कैसे परफॉर्म करेगा, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, ऑक्टेन नंबर। और सीटेन नंबर इज द मेजर ऑफ द डिले ऑफ इग्निशन ऑफ ए फ्यूल। याद रखना ये तो क्या करता है परफॉर्मेंस, और ये कितना डिले है ना होगा, डिले ऑफ इग्निशन ऑफ ए फ्यूल, ये सीटेन नंबर होता है, ध्यान रखना मिक्स मत कर देना। ए हायर सीटेन नंबर इंडिकेट शॉर्टर इग्निशन डिले टाइम, यानी कि जो इग्निशन डिले टाइम है वो शॉर्ट है अगर हाई सीटेन नंबर है, विच मीन्स इट्स वो इग्नाइट्स है वो क्विकली होगा, जल्दी होगा, उसका जो डिले करने का टाइम होगा वो कम हो जाएगा, शॉर्टर हो जाएगा अगर सीटेन नंबर हायर है। तो याद रखना ऑक्टेन नंबर होता है परफॉर्मेंस ऑफ ए फ्यूल। अगर हम किसी फ्यूल की, आप अभी कभी पेट्रोल पंप पे जाओगे तो देखोगे आप वहाँ पे लगा होता है ना एक्स्ट्रा प्रीमियम और ये वो ऑयल लिखा रहता है, वो इसीलिए ऑक्टेन और सीटेन नंबर का खेल होता है वहाँ पे, तो ध्यान रखना ऑक्टेन नंबर आपको, ऑक्टेन नंबर होता है वहाँ पे परफॉर्मेंस ऑफ ए फ्यूल की बात होती है, और सीटेन तो क्या होता है मेजर ऑफ द डिले ऑफ इग्निशन ऑफ इट्स फ्यूल, ये आपको ध्यान रखना है। सिन गैस के बारे में अगर बात करें तो सिन गैस बेसिकली क्या है, द मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड H2N2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन है ना, तो सबसे ज़्यादा इसमें बेसिकली मीथेन की बात होती है अगर बात करें तो सिन गैस में, ये आपको ध्यान रखना है, मीथेन प्राइमरी रहता है
इन अदर के द्वारा बजाय दूसरी जो एथेन प्रोपेन ब्यूटेन है उसके अलावा क्या रहता है, मीथेन ज़्यादा रहता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। और भारत सरकार का टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी का 2022 का, ये पुराना क्वेश्चन हो चुका है, मे भी पूछा जाए, है ना, कि 2022 तक इनको क्या-क्या करना है। सोलर रेडिएशन से 100 गीगावाट लेना है, विंड से 60 गीगावाट, स्मॉल हाइड्रो से 5 गीगावाट और बायो एनर्जी से 10 गीगावाट। और एक नोट याद रखना है यहाँ पे, 40 गीगावाट है वो रूफटॉप सोलर से लेना है 2022 तक, ये बात हुई है। तो ये करंट की थोड़ी सी बात है, कोई बात नहीं है, ये अगर आपको याद हो तो ठीक है, और याद होगी ही आपको। हाँ सर याद है, ठीक है। अब अगर हम हाइड्रो प्रोजेक्ट को अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के आधार पे अगर क्लासीफाई करें तो माइक्रो किसको कहेंगे, माइक्रो उसको कहेंगे जो 100 किलोवाट तक का है। अगर मिनी किसको कहेंगे, जो 101 से 2 मेगावाट तक का है। अगर स्मॉल किसको कहेंगे, 2 मेगावाट से 25 मेगावाट का है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। और मेगा किसको कहेंगे, जो क्या है, हाइड्रो प्रोजेक्ट विद इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ग्रेटर और इक्वल टू 500 मेगावाट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करें नीप टाइड क्या होता है ना। नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड का क्या मतलब है। नीप टाइड कब होता है, सन एंड मून डिपोज एट 90 डिग्री ऑन द अर्थ, है ना। जब सन और मून होता है वो डिपोज कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे होता है अर्थ के। और द ग्रेविटेशन पुल ऑन द अर्थ इज वीकेस्ट, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो बहुत कम हो जाएगा, तो वो नीप टाइड बनेंगे। और स्प्रिंग टाइड कब बनेंगे, जब सन एंड मून आर लाइन विद द अर्थ, एक लाइन में होंगे और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो ग्रेटेस्ट होगा और उसकी वजह से बिगर टाइड बनेंगे, तो ये होते हैं स्प्रिंग टाइड्स। ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, है ना। अगर आगे बात करें OTEC क्या है, दिस इज ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम, यूज द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ सरफेस एंड डीप वाटर टू मेक एनर्जी। OTEC क्या है, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन है, सिस्टम है, किस लिए यूज होता है, यूज द टेम्परेचर डिफरेंस। हम एनर्जी की बात करते हैं ना ओशियन से, तब है, या यूज द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ सरफेस एंड डीप वाटर टू मेक एनर्जी। आपको पता है सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और जैसे जैसे नीचे जाएंगे टेम्परेचर कम होगा, तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है इसकी वजह से जो एनर्जी बनाते हैं वो बात कर रहा है ये। एक चीज़ ये याद रखना, ए डिफरेंस एटलीस्ट 20 to 21 डिग्री सेल्सियस इज नीडेड बिटवीन द वार्मर सरफेस वाटर एंड कोल्डर डीप ओशियन वाटर। अगर आप एनर्जी बनाना चाह रहे हैं, OTEC की बात कर रहे हैं, तो जो डिफरेंस है, जो सरफेस वाटर जो है गर्म जो है वो उसका, और जो कोल्डेस्ट है उसका डिफरेंस है वो 20 से 21 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए, तभी हम एनर्जी प्रॉपरली प्रोड्यूस कर पाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्या है, ये कुछ पॉल्यूटेंट्स की बात की है, और ये पॉल्यूटेंट्स को कितना वेटेज की बात की है कि भी ये एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो SO2 का कितना है एनुअल, और 24 हार का डाटा दिया हुआ है, तो 50 और 80। और इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया की बात करें इधर, तो यहाँ पे आपको पता है एक तो ये 20 वाला अलग है और एक 30 वाला अलग है, और सारे बाकी सेम रहेंगे। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें तो 40 और 80 है, और PM10 की बात करें तो 10 और 16 और 100 है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और PM2 पॉइंट की बात करें तो 40 और 60 है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ओजोन 8 आर और 1 हार में है, जो 100 और 180 है। लेड की बात करें तो 0.5 से 1 है, और कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो 8 आर और 1 आर में 2 और 4 है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ये आपको टेबल तो याद होगी, बहुत अच्छे से याद होगी, नहीं तो स्क्रीन रोक के एक बार टेबल को देख लो अच्छे से, है ना। बिल्कुल, हाँ। और ये कुछ नॉइज़ पॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, तो नॉइज़ पॉल्यूशन को कैसे-कैसे आप क्या-क्या लेवल बनाया गया है देखो। अगर इंडस्ट्रियल की बात करें तो डे टाइम में आप 75 डेसिबल और नाइट में 70 डेसिबल, कमर्शियल में 65 और 55 की बात की गई है, रेजिडेंशियल में 55 और 45 की बात की गई है, और साइलेंस ज़ोन में 50 और 40 की बात की गई है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है? ये तो आपको बिल्कुल टिप्स पे होगा। अब ये कुछ शब्द हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। लूपिंग में क्या होता है, एटमॉस्फेयर है वो अनस्टेबल रहता है। फैनिंग में स्टेबल एटमॉस्फेयर होता है। कॉनिंग में न्यूट्रली स्टेबल एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। लॉफ्टिंग में इन्वर्जन लेयर हो जाता है, और ट्रैपिंग में टेम्परेचर इन्वर्जन बोथ अबव एंड बिलो द प्लूम ट्रैपिंग होगी वहाँ पे, और फ्यूमिगेटिंग होगी स्टक इन अंडर एन इन्वर्जन लेयर। जो स्टैक जो स्टैक है, जो चिमनी है, स्टैक इज अंडर एन इन्वर्जन लेयर, ठीक है ना। तो ये आपको शब्दों से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, लूपिंग, फैनिंग, कॉनिंग, लॉफ्टिंग, है ना, ट्रैपिंग और फ्यूमिगेटिंग, ये याद रखना। ये सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि
लोपिंग के बारे में क्या ठीक है, जहाँ पे अनस्टेबल एटमॉस्फेयर होगा। आपने स्टैक की, हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, स्टैक हाइट को लेके कुछ बातें होती है, तब ये स्ट्रक्चर बनती है ना, वही बात है ना। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और गॉसियन प्लूम मॉडल के बारे में कुछ बातें आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? ग्राउंड लेवल पॉल्यूशन कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? टू द सोर्स स्ट्रेंथ। किसके प्रोपोर्शनल होती है? सोर्स स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखना है। और दूसरा है द ग्राउंड लेवल पॉल्यूशन है वो डिक्रीज होता है व्हेन टॉलर स्टैक्स आर यूज्ड ऑल्दो द रिलेशनशिप इज नॉट लीनियर। इसका रिलेशनशिप लीनियर नहीं है, ये याद रखना है। लेकिन हाँ, कम होगा लेकिन लीनियर रूप से नहीं। और डाउनविंड कंसंट्रेशन अपीयर टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विंड स्पीड। ये तीनों रिलेशन याद रखना है, ठीक है ना। ये एक तो किसके, जो ग्राउंड लेवल पॉल्यूशन कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? सोर्स स्ट्रेंथ के। दूसरा मैं बात कर रहा हूँ कि द ग्राउंड लेवल पॉल्यूशन है वो डिक्रीज होगा व्हेन टॉलर स्टैक्स आर यूज, लेकिन ये लीनियर रिलेशनशिप नहीं होगा। थर्ड याद रखना है कि डाउनवर्ड जो कंसंट्रेशन है अपीयर्स टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विंड स्पीड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। और ये कुछ बात करें रूल्स की, बायोमेडिकल वेस्ट शैल बी डिपोज्ड ऑफ इन अकॉर्डेंस विद बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1998। यहाँ पे ईयर्स पूछ लेते हैं, ठीक है ना, बायोमेडिकल। और हैजार्डियस वेस्ट शैल बी मैनेज्ड इन अकॉर्डेंस विद द हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल 1989, है ना। और ये अमेंडमेंट होता है टाइम टू टाइम, ये तो हमें पता ही है, बजट में भी हमने बात की थी। और ये कुछ नोट है, ये नोट भी आप संभाल के रखना। क्या है? द मैक्सिमम परमिशिबल स्टैंडर्ड फॉर सस्पेंडेड सॉलिड फॉर लैंड डिस्पोजल इज 200 मिलीग्राम पर लीटर। द मैक्सिमम परमिशिबल स्टैंडर्ड फॉर सस्पेंडेड सॉलिड कितना है लैंड डिस्पोजल में? 200 मिलीग्राम पर लीटर है। ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ डिकम्पोजिशन, दैट इज इनिशियल स्टेज ऑफ लैंडफिल, द प्राइमरी बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं? ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ डिकम्पोजिशन, यानी कि जो इनिशियल स्टेज होती है लैंडफिल की, तो जो प्राइमरी बाई प्रोडक्ट होता है इस प्रोसेस का वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। द प्रीडोमिनेंट गैस इमिटेड ड्यूरिंग द अर्ली लाइफ ऑफ जो सॉलिड वेस्ट लैंडफिल है वो होता है उसका मीथेन होता है, प्रोडोमिनेंट गैस। अगर बात करें अमोनियम, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, H2N2, H2S इमिशन फ्रॉम लैंडफिल ऑफ सॉलिड वेस्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछ लेते हैं कि लैंडफिल जो सॉलिड वेस्ट का होता है वो कौन कौन सी चीज़ें इमिट होती है उससे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। और अब हम बात करें, अगर जो कलर की बात करते हैं डस्टबिन की, है ना, जो हम मेडिकल बायोमेडिकल वेस्ट की बात करते हैं, तो जो येलो कलर होता है उसमें क्या डालते हैं? जो भी बॉडी पार्ट्स वगैरह होते हैं वो येलो कलर में डालते हैं। और इनका सही से जो मैनेजमेंट है, डिस्पोजल कैसे करेंगे इसका इंसिनरेशन या पायरोलिसिस करेंगे। आपको पता है दोनों में हाई टेम्परेचर की बात होती है, लेकिन पायरोलिसिस में हम ऑक्सीजन एब्सेंस की बात होती है, ठीक है। और अगर बात करें जो कंटेमिनेटेड वेस्ट डालेंगे किस में? रेड कलर में। रेड कलर में क्या डालेंगे? कंटेमिनेटेड वेस्ट जो रिसाइक्लेबल होगा वो डालेंगे, जिसका ऑटोक्लेविंग वगैरह करेंगे हम। और वाइट जो ट्रांसल्यूसेंट है ना, उसके अंदर क्या डालेंगे? जो शार्प चीज़ें हैं ना, शार्प वेस्ट है, जो तीखे वेस्ट है वो डालेंगे। और जो ब्लू कलर का है उसमें ग्लासवेयर जो ब्रोकन है ना, वो डालेंगे। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से कलर का कौन से वेस्ट के लिए यूज होता है। और आर्टिकल 21 क्या बात करता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्रीव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। राइट टू पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर। तो आपसे ये पूछ लिया था कि राइट टू पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर भारत के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है? ये अपना फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत। और आर्टिकल 48 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है? प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। द स्टेट शैल, यहाँ पे स्टेट की बात है, राज्य की बात है, क्योंकि DPSP के अंदर आता है तो राज्य बचाएगा। और एक 51A आर्टिकल है, आपको पता है इसमें सिटीजन की ड्यूटी की बात की गई है। 51A का जो G सब क्लोज है उसमें कि हर एक सिटीजन का कर्तव्य है, ड्यूटी है कि वो सेफ रखे इन्वायरमेंट को। ये 48 में स्टेट की बात हुई है, ध्यान रखना ये डिफरेंस है ना। और आर्टिकल 253 है, इसी के तहत क्या है? empower parliament to make any law of the whole or any part of the territory of India implementing territory international agreement and convention। बेसिकली आर्टिकल 253 है, उसी के तहत जो पार्लियामेंट है हमारी उसको एम्पावर मिलती है कि वो किसी पे लॉ बना ले, है ना। तो आपसे पूछा था कि ये लॉ बनाने में जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है ये बना है, वो कौन से आर्टिकल से पावर मिली है? तो आर्टिकल 253 से पावर मिली है ना पार्लियामेंट को। और ये
आईएसओ स्टैंडर्ड की बात करें, आईएसओ 14000 स्टैंडर्ड की बात करें तो क्या क्या है? 14001 में इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करी गई है। 004 में ईएमएस जनरल गाइडलाइन की बात की गई है। 010 में इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग की बात की गई है। 011 में बात की गई है ऑडिटिंग ऑन ई ऑफ एन ईएमएस, है ना, मैनेजमेंट सिस्टम की। और 012 में ऑडिटिंग है किसकी, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात की गई है। तो ये सब आपसे सीधा पूछ लेंगे, जैसे पूछ लेते हैं कि ऑडिटिंग की कौन सी में बात की गई है 14010 में, और गाइडलाइन किसकी है, ऑडिटिंग फॉर गाइडलाइन की बात फॉर ऑडिटिंग ऑफ एन ईएमएस, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का, वो है 14011 में। ऑडिटिंग क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया किस में, 14012 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, ऑन 27 जन 1994 द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट प्रोमुलेटेड ईआईए नोटिफिकेशन, है ना। सबसे पहले ईआईए नोटिफिकेशन की बात हुई 1994 में, और किसके अंडर, अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, है ना। ये इसमें क्या कहा गया, मैंडेटरी फॉर एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन ऑफ एनी एक्टिविटी फॉर सेटलिंग अप न्यू प्रोजेक्ट लिस्टेड शेड्यूल 1 ऑफ द नोटिफिकेशन। ये सिर्फ ईआईए की बात कर रहा है जो शुरुआत हुई है। उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, वो नोटिफाइड न्यू ईआईए लेजिस्लेशन इन सितंबर 2006, 2006 में नया आया, है ना। और उसके बाद क्या हुआ, इसमें कैटेगरी बनाई गई है, आपको पता ही है, कैटेगरी ए प्रोजेक्ट आर अप्रेज्ड एट नेशनल लेवल, है ना, बाय द इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी एंड द एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, एंड कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स आर अप्रेजल एट स्टेट लेवल। बेसिकली जो दो कैटेगरी है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, है ना। कैटेगरी ए है वो बेसिकली प्रोजेक्ट की वो नेशनल लेवल बाय इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी आईएए एंड द एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी देखेगी। और जो कैटेगरी बी के प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोजेक्ट आर अप्रेजल एट स्टेट लेवल, है ना। तो स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, जो शॉर्ट में हम SEIAA बोलते हैं, एंड स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, जिसको SEAC बोलते हैं, आर कॉन्स्टिट्यूट टू प्रोवाइड क्लियरेंस टू कैटेगरी बी प्रोसेस। तो कैटेगरी बी प्रोसेस को क्लियरेंस ये देगा और कैटेगरी ए प्रोजेक्ट को क्लियरेंस यहाँ से मिलेगी। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको एक बात तो पता ही है, जो कैटेगरी ए प्रोजेक्ट्स हैं उनमें मैंडेटरी है इन्वायरमेंट क्लियरेंस, है ना, थस दे डोंट अंडरगो द स्क्रीनिंग प्रोसेस। जो कैटेगरी ए में प्रोजेक्ट है वो स्क्रीनिंग प्रोसेस के थ्रू नहीं जाएंगे, उसके अंदर तो 100% ईआईए करना ही होगा। लेकिन कैटेगरी बी वाले प्रोजेक्ट हैं वो किस में जाते हैं, स्क्रीनिंग प्रोसेस में जाते हैं। दो तरह के होते हैं, कैटेगरी B1 है उसमें क्या होगा, मैंडेट जो रिक्वायर्ड होगा ईआईए, है ना, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट B1 में रिक्वायर्ड होगा, लेकिन कैटेगरी B2 में नहीं होगा रिक्वायर्ड ईआईए, ये याद रखना है। बेसिकली ए में तो होगा ही होगा, स्क्रीनिंग भी नहीं होगा यहाँ तो, लेकिन बी वाले का स्क्रीनिंग होगा, B1 वालों का रिक्वायर्ड होगा और B2 का रिक्वायर्ड नहीं होगा। जो B2 में आ जाएगा उसका रिक्वायर्ड ईआईए नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, उसको हम बोलते हैं अम्ब्रेला एक्ट बोलते हैं, क्योंकि इसी के अंदर सारी बातें हो रही है ना, इसी के बहुत सी चीज़ें कोऑर्डिनेट करता है ये, तो ये अम्ब्रेला एक्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और ये कुछ रूल्स हैं, इनके ईयर याद रखना। हैजार्ड्स वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल 1989 है। मैन्युफैक्चर सॉर्टेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजार्डियर केमिकल रूल्स 1989 है। हजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म रूल्स 1989, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल 1998, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल 2000। अगर बात करें नेक्स्ट, दैट इज द बैटरीज मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल 2001, ये आपको ध्यान रखना है। और NAPCC की बात करें, ये क्या है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। NAPCC क्या है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है। ये कब लॉन्च हुआ, 2008 में हुआ बाय द प्राइम मिनिस्टर काउंसिल, और इसमें 8 चीज़ें की बात की गई है नेशनल प्लान की। क्या, नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर इन्हांस एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग एंड द हिमालय इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑफ फॉर क्लाइमेट चेंज। ये NAPCC के तहत है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जो 2008 में लॉन्च हुआ बाय द प्राइम मिनिस्टर काउंसिल, है ना, ये याद रखना। और एक गृह रेटिंग होती है, गृह की फुल फॉर्म क्या है, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, है ना।
और गृह एक संस्कृत शब्द है, अबोर्ड के यानी कि घर की बात है। ये एक नेशनल रेटिंग सिस्टम है ग्रीस के लिए, ग्रीन बिल्डिंग के लिए, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो ये सारी बातें हमने कोशिश की है कि 10 की 10 यूनिट को आपका एक बार क्या करा दिया जाए, एक बार तरह से इंट्रोडक्शन करवा दिया मैंने कि एक कॉन्फिडेंस के साथ जाना, कोई किसी भी तरह का प्रेशर मत लेना, बस रिलैक्स होकर सारी चीज़ों को करना। आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत बधाई हो, ऑल द वेरी बेस्ट। आप प्लीज़ बिल्कुल रिलैक्स, चित्त शांत रखते हुए पेपर को हैंडल करना, पेपर 1 पेपर 2 को, किसी भी, क्योंकि वो ही हमारे पास टाइम है। आप बाहर आके कहोगे ये कर देते तो ये कर देते तो वो चीज़ें मायने नहीं रखती है। बिल्कुल रिलैक्स होना, टेंशन मत लेना, कॉन्फिडेंस को बहुत नीचे मत जाने दें, बहुत ऊपर मत जाने दें कि वही ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। बिल्कुल अपने आप को बैलेंस रखें, ठीक है। मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि प्ले स्टोर में अपनी ऐप है जिसका नाम है SWMG, जिसमें हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। और प्लीज़ एक बात को ध्यान रखना, अपना चित्त है बिल्कुल शांत रखें, बिल्कुल काम रहें और एग्जाम देने जाएं। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, क्या आपको यूजीसी नेट पेपर को हैंडल करने में प्रॉब्लम आ रही है? कई बार ऐसे लगते हैं कि सारे ऑप्शन भी ये ठीक से हैं, एक जैसे से ऑप्शन लग रहे हैं। तो अगर आप इन कंसेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं चित्त को शांत करके, तो हमारे साथ आप SWMG एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं, जिसपे हम लाइव सेशन लेते हैं, और लाइव सेशन के साथ अगर कोई नहीं देख पाता है तो रिकॉर्डेड सेशन भी उनको मिलते हैं, और हिंदी और इंग्लिश माध्यम में दोनों में तैयारी करवाते हैं, और PDF नोट्स भी होते हैं। अगर आप चाहते हैं तो उनका प्रिंट निकलवा सकते हैं, और एकदम क्लास में एक फैमिलियर माहौल रखते हुए रेज हैंड का ऑप्शन रखते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट आता है पढ़ते टाइम, तो रेज हैंड करके वो कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकता है, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है, और बिल्कुल हम टू द पॉइंट कि इस कंसेप्ट से किस तरह के क्वेश्चंस बने हुए हैं, आगे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं,